हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो एडोटेरिया का एनसीईआरटी का बुक है ऑल आउट, उसका ये अगला पार्ट रहेगा। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें से सही कथन का चयन करना है। निम्नलिखित कथन में से सही कथन का चयन करना है। तो देखते हैं। पहला कथन हो जाएगा, सभी संसाधनों का हमेशा एक आर्थिक मूल्य होता है। और ये कथन जो है गलत है। सभी संसाधनों का हमेशा एक आर्थिक मूल्य नहीं होता है। कुछ संसाधन के आर्थिक मूल्य होते हैं और कुछ के नहीं होते हैं, इसलिए हमेशा लगा दिया है, इसलिए ये पहला कथन जो है गलत है। दूसरा देखेंगे, पेटेंट से तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। और ये कथन जो है सत्य है। पेटेंट से तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 इसमें सही है। 2 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित कथन पर विचार करें और उपयुक्त में से कौन कथन सत्य है उसे चयन करना है। तो देखते हैं। केवल प्रौद्योगिकी ही वह कारक है जो पदार्थों का संसाधन में परिवर्तित कर सकता है। और ये कथन जो है गलत है। केवल प्रौद्योगिकी नहीं होगा, प्रौद्योगिकी तथा समय ही वह कारक है जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। प्रौद्योगिकी और समय होगा, इसलिए पहला कथन जो है गलत है। दूसरा देखेंगे, संसाधनों को केवल 2 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। ये भी गलत है। संसाधन को 3 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है, इसलिए इसमें दोनों जो कथन है गलत है। आंसर हो जाएगा डी, न तो 1 सही है और न ही 2। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत नहीं है। निम्न में से कौन सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत नहीं है। तो देख लेते हैं। जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल, ये जो है ये तो है। मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ावा देना, ये भी है। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन, ये भी है। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को अधिकतम करना, ये नहीं है। तो इसमें से कह रहा है कि कौन सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा डी, ये जो है नहीं है। कौन कौन सा है फिर से देख लेते हैं। जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करना, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन, ये तीनों हो जाएगा। ए बी सी है और डी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संसाधनों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और ऊपर दिए गए कथनों में से सही कथन का चयन करें। तो देखते हैं। वास्तविक संसाधनों का उपयोग वर्तमान में नहीं किया जा रहा है। ये जो कथन है गलत है, क्योंकि वास्तविक संसाधनों का उपयोग वर्तमान में किया जा रहा है, बल्कि संभावित संसाधन है इसका उपयोग वर्तमान में नहीं किया जा रहा है। इसलिए पहला जो कथन है इसमें गलत हो गया। दूसरा देखेंगे, संभावित संसाधनों का उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। ये कथन जो है सत्य है। संभावित संसाधनों का उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। इसमें ऑप्शन बी सही है, इसमें केवल 2 सही था। आगे बढ़ेंगे। 5 नंबर हो जाएगा, 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा अपनाए गए कार्यक्रम को किस नाम से जाना जाता है। फिर से देख लेते हैं। 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा अपनाए गए कार्यक्रम को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे जाना जाता है एजेंडा 21 के नाम से। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे। आगे हो जाएगा, रियो शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। रियो शिखर सम्मेलन जो हुआ था, इसमें निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो देखते हैं। पहला हो जाएगा, जून 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष मिले थे। ये जो कथन है सत्य है। यह पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन था। ये भी सत्य है। यह शिखर सम्मेलन वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की तत्काल समस्याओं को संबोधित करने के लिए बुलाया गया था। ये भी कथन जो है सत्य है।
रियो शिखर सम्मेलन के संबंध में तीनों कथन जो है इसमें सत्य है। फिर से देख लेते हैं। यह जून 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पे मिले थे। यह पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन था। यह शिखर सम्मेलन वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की तत्काल समस्याओं को संबोधित करने के लिए बुलाया गया था। इसमें जो तीनों कथन था सत्य है। और क्या हम लोग को चूज करना है देख लेते हैं। तो इसमें से हम लोग को सत्य कथन का चयन करना था, तो इसमें तीनों सत्य था, ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 7 नंबर है, कथन पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। इसमें से कौन सा कथन जो है सही है उसे चयन करना है। तो देखते हैं। सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक और मानव निर्मित वर्गीकृत किया गया है, और ये कथन जो है गलत है। सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित तथा मानव में वर्गीकृत किया गया है। यहाँ एक और हो जाएगा कि मानव में वर्गीकृत किया गया है, इसलिए पहला गलत है। तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन रोकने हेतु समोच्च रेखीय जुताई, जबकि पहाड़ी ढालों पर मृदा अपरदन रोकने हेतु वेदिका फार्म पद्धति के द्वारा कृषि सबसे उपयुक्त उपाय है। और ये भी कथन जो है गलत है। क्यों गलत है तो देख लेते हैं। तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने हेतु समोच्च रेखीय जुताई नहीं, बल्कि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए वैदिका फार्म खेती का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए ये हो जाएगा। आगे देखते हैं। जबकि पहाड़ी ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने हेतु कैसा खेती की जाती है, तो इसके लिए समोच्च रेखीय खेती की जाती है। इसमें दोनों उल्टा दिया गया था, इसलिए ये दोनों जो है सत्य नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। मृदा परिच्छेदिका के स्तरों को ऊपर से नीचे सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मृदा परिच्छेदिका के स्तरों को ऊपर से नीचे सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखते हैं। तो इसका सही क्रम हो जाएगा ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा। ये ह्यूमस और वनस्पति के साथ जो मृदा ऊपरी होती है, ये ह्यूमस और वनस्पति के साथ होती है। आगे बढ़ते हैं। बालू, गाद और क्ले के साथ उप मृदा इसके नीचे वाला हो जाएगा। आगे हो जाएगा अपक्षयित चट्टानी पदार्थ, और इसके नीचे हो जाएगा जनक चट्टाने, और ये ऊपर से नीचे की ओर क्रम है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। 1 2 3 4 ऑप्शन ए में है। अपक्षयित चट्टानी मृदा ये टूटी हुई चट्टान से बनता है, और जनक चट्टाने जो है ये मृदा के निर्माण करने में इसका महत्वपूर्ण रोल रहता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 9 नंबर हो जाएगा। भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? भूस्खलन को रोकने के लिए सबसे प्रभावी तरीका हो जाएगा वनस्पति आवरण में वृद्धि करना। वनस्पति आवरण में वृद्धि करना ये भूस्खलन को रोकने की सबसे प्रभावी तरीका है। आगे देखेंगे। 10 नंबर हो जाएगा। जल संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और इसमें से कौन सा कथन जो है सत्य है उसे चयन करना है। पृथ्वी पर अलवण जल केवल 2.7% है, और ये कथन जो है सत्य है। पृथ्वी पे अलवण जल जो है केवल 2.7% है। अलवण जल का लगभग 30% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है, जो कि गलत है। यहाँ 30% नहीं होगा, यहाँ पाया जाता है 70%। तो ऐसे हो जाएगा कि अलवण जल का लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। तो इसमें केवल एक सही था, ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन है। मृदा परिच्छेदिका में शामिल नहीं है। मृदा परिच्छेदिका में कौन कह रहा है कि शामिल नहीं है? तो इसमें शामिल नहीं है हो जाएगा ढाल ऊंचा वच्य। इसमें ढाल ऊंचा वच्य शामिल नहीं है। बाकी ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा शामिल है। बालू, गाद और क्ले के साथ उप मृदा शामिल है। अपक्षयित चट्टानी पदार्थ शामिल है। कौन नहीं शामिल है? तो ढाल ऊंचा वच्य। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है?
निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ये हो जाएगा वेदिका कृषि, ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर है, मृदा संरक्षण की विधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और उपयुक्त में से सत्य कथन का चयन करना है। तो देखते हैं, तटीय एवं शुष्क प्रदेशों में पवन गति को रोकने के लिए रक्षक मेखला का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें ये कथन जो है सत्य है। तटीय एवं शुष्क प्रदेशों में पवन गति को रोकने के लिए रक्षक मेखला का प्रयोग किया जाता है। दूसरा हो जाएगा, जल के प्रवाह को कम करने तथा और नलिकाओं के निर्माण को रोकने के लिए चट्टान बांध का निर्माण किया जाता है। ये भी कथन जो है सत्य है। जल के प्रवाह को कम करने तथा और नलिकाओं के निर्माण को रोकने के लिए चट्टान बांध का निर्माण जो है किया जाता है। इसमें दोनों सत्य है, ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे, 14 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक नहीं है? तो इसमें मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन सा नहीं है? बारी बारी देख लेते हैं। जैव पदार्थ तो है, समय भी है और जनक शैल का स्वरूप भी है। तो इसमें से आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या कि पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक नहीं है? तो इसमें से सभी है, इसलिए हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। 15 हो जाएगा, मृदा संरक्षण की विधि नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन मृदा संरक्षण की विधि नहीं है। तो इसमें मृदा संरक्षण की विधि नहीं हो जाएगा अतिचारण। अतिचारण क्या है? तो अतिचारण वे सिस्टम है, यानी कि वे अतिचारण में क्या होता है कि जो पशु होता है एक ही जगह पे ज़्यादातर पशु चरता है, जिसमें क्या होता है कि घास और मृदा दोनों की हानि होती है। तो ये मृदा संरक्षण की विधि नहीं है। बाकी चट्टान बांधना, बीज की फसल उगाना और वेदिका फर्म, ये सब ही मृदा संरक्षण की विधि है। बाकी कौन नहीं है? अतिचारण। आगे बढ़ेंगे, 16 नंबर हो जाएगा, प्रकृति वनस्पति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रकृति वनस्पति के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और इसमें से असत्य चुनना है, न कि सत्य। इसमें कैसा चुनना है? तो असत्य चुनना है कि कौन सा असत्य है। तो देखते हैं, शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मांस और लाइकेन सम्मिलित हैं। ये जो है कथन सत्य है। शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मांस और लाइकेन जो है सम्मिलित है। दूसरा देख लेंगे, ब्रह्म कमल एक लैटेक्स प्रदान करने वाली वनस्पति है, जो कि ये नहीं है। ब्रह्म कमल ये उत्तराखंड में हिमालय के क्षेत्र में उगने वाली औषधीय वनस्पति है, इसलिए इसमें असत्य केवल कौन हो जाएगा? 2 असत्य है, असत्य चुनना था, ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 17 नंबर, कह रहा है कि कथन पर विचार करें और इसमें भी हम लोग को असत्य चुनना है कि कौन सा कथन जो है असत्य है। तो देख लेते हैं, गिद्ध की मृत्यु हेतु एस्पिरिन अथवा इबुप्रोफेन जैसी पीड़ानाशी दवाइयाँ जिम्मेदार है। जो गिद्ध की मृत्यु हो रही है, इसमें एस्पिरिन अथवा इबुप्रोफेन जैसी पीड़ानाशी जो दवाई है ये जिम्मेदार है, और ये कथन एकदम सही है। तो ये पहला जो कथन है सत्य हो गया। दूसरा देखेंगे, विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 3 वर्गों में रखा जा सकता है, और ये है वन, घास स्थल एवं टुंड्रा। और ये गलत है, क्योंकि विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 3 नहीं 4 वर्गों में रखा गया है, और इसमें से हो जाएगा वन, घास, गुल्म तथा एवं टुंड्रा। तो ये 4 वर्ग हो जाएगा, इसलिए इसमें से असत्य छांटना था, असत्य हो जाएगा 2, ऑप्शन हो जाएगा बी। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर में कह रहा है कि CITES के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और इसमें से हम लोग को सत्य कथन का चयन करना है। तो देखते हैं, CITES के विस्तार यानी कि फुल फॉर्म हो जाएगा द कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंजेंड स्पेसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। तो इसमें से कह रहा है कि ये फुल फॉर्म जो है गलत है। क्यों गलत है? यहाँ पे ऑफ नहीं होगा, यहाँ पे होगा ऑन। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा द कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंजर्ड स्पेसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा।
तब ये सही हुआ, यहाँ ऑफ के जगह पे ऑन होगा। दूसरा कथन हो जाएगा, दूसरा है कि CITES का मुख्य उद्देश्य वन्य प्राणियों पौधे के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन की रक्षा करना है। ये कथन क्या है? तो सत्य है। CITES का मुख्य जो उद्देश्य है वन्य प्राणियों पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन की रक्षा करना है, तो इसमें जो दूसरा कथन है सत्य है, तो सत्य के चयन करना था, ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे हम लोग बढ़ेंगे, इसमें अगला क्वेश्चन हो जाएगा 19 नंबर है, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक पारितंत्रों की पारिस्थितिकी एकता की रक्षा के लिए निर्धारित किए गए प्राकृतिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? फिर से देख लेते हैं। वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक पारितंत्रों की पारिस्थितिकी एकता की रक्षा के लिए निर्धारित किए गए प्राकृतिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है राष्ट्रीय उद्यान। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मृदा और भू संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और इसमें से सही कथन का चयन करना है। मृदा और भू संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें, तो देखते हैं इसमें से पहला कथन हो जाएगा, मृदा परिच्छेदिका में ऊपर से तीसरे क्रम अपक्षयित चट्टानी पदार्थ का होता है। तो इसमें जो पहला कथन है सत्य है। कह रहा है कि मृदा परिच्छेदिका में ऊपर से जो तीसरा क्रम होता है ये अपक्षयित चट्टानी पदार्थ का होता है, और ये कथन जो है सत्य है। भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका कहेगा प्रतिधारी दीवार के निर्माण करना है, और ये जो कथन है गलत है, क्योंकि भूस्खलन को रोकने के सबसे प्रभावी तरीका कहेगा ये वनस्पति आवरण हो जाएगा। वनस्पति आवरण में वृद्धि भूस्खलन को रोकने के सबसे प्रभावी तरीका है, इसलिए दूसरा कथन गलत है। सही चुनना था, तो इसमें सही कथन जो है केवल एक है। आगे बढ़ेंगे, 21 नंबर हो जाएगा, निम्न कथनों पर विचार करें और इसमें से सत्य कथन का चयन करें। तो देखते हैं, केवल समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है, और ये गलत है। क्यों गलत है? तो केवल यहाँ लगा दिया इसलिए, समय तो मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है लेकिन केवल समय ही नहीं होगा, इसलिए गलत है। दूसरा देखेंगे, वनस्पति जात प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं, और ये कथन जो है सही है। वनस्पति जात प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं, और ये दूसरा कथन जो है सत्य है। उच्चावच तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं, ये भी कथन जो है सत्य है। ऊंचावच तुंगता और ढाल मृदा के संचय को क्या करते हैं? निर्धारित करते हैं। इसमें 2 और 3 जो कथन है सत्य है, ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे हम लोग बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन है, जल की उपलब्धता और संरक्षण के तरीकों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो देखते हैं, सौराष्ट्र क्षेत्र का अमरेली जिला भूमिगत आर्टेसियन कुओं के अपने विशाल नेटवर्क के माध्यम से अपने जल संकट को पूरी तरह से हल कर लेता है, जो कि गलत है। ये यहाँ पे यानी कि कह रहा है कि सौराष्ट्र क्षेत्र का जो अमरेली जिला है ये भूमिगत आर्टेसियन कुओं से अपने विशाल नेटवर्क के माध्यम से अपने जल संकट को पूरी नहीं करता है। ये कैसे करता है? तो ये अपने आसपास के जो नलकूप है उसके पानी सहायता लेकर अपने जो विशाल जल संकट है उसे पूरी करता है, न कि भूमिगत आर्टेसियन कुआं से। ये अपने आसपास के जो नलकूप है उससे ये पानी लेता है। तो पहला कथन जो है गलत हो जाएगा। दूसरा देखेंगे, वर्षा जल संचयन वह प्रक्रिया है जिसमें छतों से वर्षा जल को इकट्ठा किया जाता है और उसे किसी उपयुक्त स्थान पर पहुंचाया जाता है जहां उसे भविष्य में उपयोग के लिए संग्रहित किया जा सकता है, और ये कथन जो है सत्य है। औसतन वर्षा जल संचयन के एक चक्र का उपयोग करके 8000 लीटर तक पानी बचाया जा सकता है, और ये भी कथन जो है सत्य है। तो इसमें 2 और 3 सत्य था, तो इसमें सत्य कथन के चयन करना था, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। 2 और 3 इसमें से सत्य था। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
कह रहा है कि जैविक विविधता या जैव विविधता शब्द का सटीक अर्थ क्या है। जैविक विविधता या जैव विविधता शब्द के जो सटीक अर्थ है उसे आप लोग को क्या करना है, तो चयन करना है। तो अब बताइए कि जैविक विविधता या जैव विविधता शब्द का सटीक अर्थ इसमें से क्या हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, पृथ्वी पर मौजूद जीवों की विविधता उनके आपसी संबंध और पर्यावरण के साथ उनके संबंध से है। पृथ्वी पर मौजूद जीवों की जो विविधता है उनके आपसी संबंध और पर्यावरण के साथ उनके संबंध से है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, 24 नंबर हो जाएगा, भूमि उपयोग के पैटर्न के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। भूमि उपयोग के पैटर्न के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और उपयुक्त में कौन सा कथन सत्य है उसे क्या करना है, तो चयन करना है। तो देखते हैं, भूमि उपयोग का निर्धारण भौतिक और मानवीय दोनों कारकों के द्वारा होता है और ये कथन जो है सत्य है। दूसरा कथन देखेंगे, भौतिक कारकों में स्थलाकृति, मिट्टी, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता शामिल है, ये भी कथन जो है सत्य है। मानवीय कारकों में केवल जनसंख्या और प्रौद्योगिकी शामिल है, ये कथन जो है गलत है। मानवीय कारकों में जनसंख्या और प्रौद्योगिकी तो शामिल है लेकिन केवल नहीं, और भी कुछ कुछ शामिल है, इसलिए ये कथन जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। केवल नहीं रहता तो ये सही रहता, इसलिए इसमें 1 और 2 कथन जो है सत्य है। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 25 नंबर है। 25 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित मिट्टी के प्रकारों का उनकी सही विशेषताओं के साथ मिलान करें। सूची 1 में दिया गया है मिट्टी के प्रकार और सूची 2 में दिया गया है विशेषता। तो देखते हैं जलोढ़ मिट्टी की विशेषता क्या है। तो जलोढ़ मिट्टी जो है ये बहुत उपजाऊ मिट्टी यानी कि सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। काली मिट्टी की विशेषता कहेगा तो काली मिट्टी में कपास की खेती के लिए ये सबसे उपयुक्त मिट्टी है। लैटेराइट मिट्टी कहेगा इसकी विशेषता हो जाएगी कि ये ऊंचे तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। लाल मिट्टी कहेगा तो इसमें लोहे की मात्रा अधिक होती है। लाल मिट्टी में लोहे की मात्रा जो होती है अधिक होती है, तो इससे इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। आगे है कि निम्न कथनों पर विचार करें और इसमें से हम लोग को असत्य कथन का चयन करना है। तो देखते हैं इसमें कौन सा असत्य कथन है। लैटिन शब्द एगर के अर्थ कहेगा तो मृदा होता है और ये कथन जो है सत्य है। विनिर्माण प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत शामिल है और ये कथन जो है गलत है। क्यों गलत है? विनिर्माण जो है ये प्राथमिक के अंतर्गत नहीं, ये द्वितीयक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। तो इसमें से दूसरा कथन गलत था, इसमें से असत्य कथन का चयन करना था। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर हो जाएगा। कह रहा है कि कृषि के विभिन्न प्रकारों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और इसमें से हम लोग का सत्य कथन का चयन करना है। तो देखते हैं, जैविक कृषि से तात्पर्य रासायनिक खादों के स्थान पे जैविक खाद्य और प्राकृतिक पीड़कनाशी का प्रयोग से है और ये कथन जो है सत्य है। जैविक कृषि से तात्पर्य रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद्य और प्राकृतिक पीड़कनाशी के प्रयोग से है और ये कथन जो है क्या है, तो सत्य है। दूसरा देखेंगे, स्थानांतरी कृषि गहन निर्वाह कृषि के उदाहरण है जो कि गलत है। निर्वाह कृषि को 2 भाग में बांटा गया है, एक हो जाएगा गहन निर्वाह कृषि और एक हो जाएगा आदिम निर्वाह कृषि। तो जो स्थानांतरित कृषि है ये आदिम निर्वाह कृषि के अंतर्गत आता है, इसलिए इसमें दूसरा जो कथन था गलत था। सही चयन करना है तो पहला कथन सत्य है। आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर हो जाएगा। करा निम्न कथनों पर विचार करें और इसमें से कौन सा कथन जो है सही है उसे चयन करना है। लैटिन शब्द एगर या एगरी जिसका अर्थ कृषि होता है तो ये गलत है। ऊपर ही हम लोग पढ़े हैं कि लैटिन शब्द एगर के अर्थ कहेगा तो क्या हो जाएगा, मृदा हो जाएगा। तो इसका अर्थ होता है मृदा। पहला कथन गलत है। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध केवल प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन से है, ये भी गलत है। यहाँ पे केवल नहीं हो जाएगा, प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन से तो है लेकिन न कि केवल प्राकृतिक संसाधन से, और भी आता है, इसलिए दूसरा भी कथन जो है गलत है।
तो इसमें दोनों गलत है, आंसर हो जाएगा डी। न तो एक सही है और ना ही दो सही है। आगे देख लेंगे, 29 हो जाएगा। 29 है, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों का उगाना कहलाता है। तो वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों के उगाना कहलाता है क्या? तो हॉर्टिकल्चर। विटीकल्चर में अंगूर की खेती होता है, पिसीकल्चर में मत्स्य पालन होता है, सेरीकल्चर में रेशम के उत्पाद किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन है, डेयरी फार्मिंग के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और उपयुक्त में से दिए गए कथन में कौन सा कथन जो है सही है उसे चयन करना है। तो देख लेते हैं, डेयरी फार्मिंग मुख्य रूप से शहरी और औद्योगिक केंद्रों के पास की जाती है। ये जो कथन है सत्य है। डेयरी फार्मिंग मुख्य रूप से शहरी और औद्योगिक केंद्रों के पास ही की जाती है। यह किसानों, दूध विक्रेताओं और व्यापारियों को रोजगार प्रदान करती है। ये भी सही है। यह किसान तथा दूध बेचने वाले जो व्यक्ति हैं यानी व्यापारी हैं उनको रोजगार प्रदान भी करता है। तीसरा हो जाएगा, डेयरी पशुओं को केवल कृषि कार्यों के लिए पाला जाता है, जो कि गलत है। यहाँ पे जो पशु के पाला जाता है इसे पाला जाता है दूध उत्पादन करने के लिए। तो तीसरा गलत हो जाएगा। सही कथन हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन है ए। आगे बढ़ेंगे, 31 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धति सही ढंग से समझाई गई है? इसमें कृषि पद्धति दी गई है और कह रहा है कि कौन सी कृषि पद्धति है जो कि सही ढंग से समझाई गई है। तो देख लेते हैं, इसमें पहला हो जाएगा स्थानांतरी कृषि का अर्थ है कि एक ही जमीन पर लगातार एक ही फसल उगाना, और ये जो है गलत है। स्थानांतरण कृषि में क्या होता है? तो जमीन अलग अलग जमीन पे इस पे खेती की जाती है। सीढ़ीदार खेती मुख्य रूप से मरुस्थलीय वनस्पति को बढ़ाने के लिए की जाती है। ये गलत, ये जो कथन है गलत है। सीढ़ीदार खेती मुख्य रूप से जो है किसके लिए की जाती है? तो सीढ़ीदार खेती की जाती है मृदा अपरदन को रोकने के लिए। तो दूसरा देखें, ये भी गलत हो जाएगा। ये भी सही पद्धति जो कृषि की पद्धति है सही ढंग से नहीं समझाई गई है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फसल चक्र का अर्थ है मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए बारी बारी से अलग अलग फसलें उगाना। तो इसमें से जो कथन है ये सही हो जाएगा, यानी कि ये जो सी कथन है, सी ऑप्शन है, कृषि पद्धति को सही ढंग से समझाया गया है। और आगे देख लेते हैं, मिश्रित खेती का अर्थ है व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए केवल दुधारू पशुओं को पालना, जो कि गलत है। मिश्रित खेती में क्या होता है कि इसमें पशुपालन तथा कृषि दोनों होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, रेशेदार फसलों और नकदी फसलों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और ऊपर में दिए गए कौन से कथन जो है गलत है उसे चयन करना। इसमें गलत कथन का चयन करना है कि कौन सा इसमें से कथन है जो कि गलत है। तो देख लेते हैं, जूट और कपास रेशेदार फसल है। तो ये कथन एकदम सही है। जूट और कपास जो क्या है तो ये रेशेदार फसल है। रेशेदार फसलें मुख्य रूप से प्राकृतिक रेशे प्राप्त करने के लिए उगाई जाती है। ये भी सही है। रेशेदार फसलें मुख्य रूप से प्राकृतिक रेशे प्राप्त करने के लिए उगाई जाती है। तीसरा इसमें हो जाएगा, चाय, कॉफ़ी और गन्ना खाद्य फसलों के उदाहरण है। ये कथन जो है गलत है। चाय, कॉफ़ी और गन्ना ये नकदी फसल के उदाहरण है। तो ये तीसरा गलत हो जाएगा और इसमें से गलत कथन का चयन करना था, तो केवल इसमें 3 गलत है। आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धति एक ही जमीन के टुकड़े पर फसल उगाने और पशुपालन को सही ढंग से जोड़ती है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धति एक ही जमीन के टुकड़े पर फसल उगाने और पशुपालन को सही ढंग से जोड़ती है? यह हो जाएगी मिश्रित खेती, ऑप्शन हो जाएगा बी। 34 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न कथनों पर विचार करें और इसमें से जो कथन सही है उसे चयन करना है। तो पहला कथन देख लेते हैं, मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों, समुद्री पतनों के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित होते हैं, जो कि ये कथन जो क्या है गलत है। मुख्य औद्योगिक प्रदेश ये कहाँ अधिकांशतः कहाँ पे होते हैं? जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में
औद्योगिक पर जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में औद्योगिक जो कंपनी होता है या उद्यान होता है जहाँ पे एक दूसरे की सहायता मिल सके, वहाँ पे मुख्य औद्योगिक प्रदेश बनाए जाते हैं और ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में नहीं होता है। तो इसलिए ये पहला कथन जो है गलत है। भोपाल गैस त्रासदी की घटना 2 दिसंबर 1984 को हुई थी और ये भी गलत है क्योंकि ये 2 दिसंबर को नहीं, ये हुई थी 3 दिसंबर 1984 को। यहाँ पे मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस है इसका रिसाव हुआ था, इसलिए इसमें से दोनों कथन जो था गलत था। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे हम लोग बढ़ेंगे, 35 हो जाएगा। निम्न में से किन उद्योगों को सनराइज उद्योग कहा जाता है? निम्न में से किन उद्योगों को सनराइज उद्योग कहा जाता है? तो ये हो जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा, आतिथ्य और ज्ञान। ये सभी क्या है? तो सनराइज उद्योग के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। 36 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 36 में है निम्न कथनों पर विचार करें और इसमें से जो सही कथन है उसका चयन करना है। तो देख लेते हैं। प्रगलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से कम तपाकर निष्कर्षित किया जाता है और ये कथन जो है गलत है। क्यों गलत है? यहाँ पे कम नहीं अधिक ताप पर इसे गर्म करके क्या किया जाता है? निष्कर्षित किया जाता है, तब सही होगा। तो ये ऐसे हो जाएगा कि प्रगलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कर्षित किया जाता है, तब ये सही होता है। यहाँ कम दिया गया है इसलिए ये कथन जो है गलत है। जमशेदपुर का पुराना नाम कहेगा तो साक्षी भी था और ये कथन जो है सत्य है। जमशेदपुर के जो पुराना नाम हो जाएगा ये साक्षी भी था। ऑप्शन हो जाएगा दूसरा जो कथन है सही है, तो ये आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर देखेंगे। लौह इस्पात उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त जो है नहीं होता है। तो इसमें बताना है कि कौन जो है लौह इस्पात उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है। तो ये हो जाएगा बॉक्साइट, ये नहीं होता। बाकी लौह अयस्क, कोयला, चूना पत्थर का पर इसमें प्रयोग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन नहीं होता है? तो केवल इसमें 4 जो है नहीं होता। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे, 38 नंबर क्वेश्चन है। कुटीर और लघु स्तरीय उद्योगों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कुटीर और लघु स्तरीय उद्योगों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सही है उसे चयन करना है। तो बारी बारी हम लोग देख लेते हैं। कुटीर उद्योग ऐसे उत्पाद हैं जिन्हें लोग अपने घरों में बनाते हैं और ये कथन जो है सत्य है। कुटीर उद्योग एक ऐसा उत्पाद है जिन्हें लोग क्या करते हैं? अपने घर में बनाते हैं। दूसरा हो जाएगा लघु स्तरीय उद्योग बड़े पैमानों के उद्योग की तुलना में कम पूंजी और तकनीक का उपयोग करते हैं। ये भी कथन सही है। लघु स्तरीय उद्योग जो है बड़े पैमाने के उद्योग की तुलना में कम पूंजी और कम तकनीक का उपयोग करते हैं। कुटीर उद्योग आमतौर पर बड़ी फैक्ट्रियों और भारी मशीनों से जुड़े होते हैं, जो कि ये गलत है। लोग इसे घर में बनाते हैं तो छोटे मोटे मशीन का यूज करते हैं, अपने हाथ से ही बनाते हैं। तो ये गलत है। इसमें सही चुनना था। 1 और 2 क्या है? सही है। ऑप्शन हो जाएगा बी। 39 नंबर देखेंगे। उद्योगों के स्थान को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन जो है सही है उसे चयन करना है। तो देख लेते हैं, बारी बारी हम लोग पढ़ेंगे। उद्योग के स्थान को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में पहला है इसमें उद्योगों के स्थान को प्रभावित करने वाले कारक हो जाएंगे कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार, और ये इसके संबंध में सत्य है। उद्योगों के स्थान को प्रभावित करने वाले कारक हैं कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम और शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार हो जाएगा। दूसरा है प्रदूषण को कम करने के लिए उद्योग को परिवहन सुविधाओं से दूर स्थापित किया जाता है और ये गलत है। जो उद्योग है वहीं पर स्थापित किया जाता है जहां परिवहन की सुविधा अच्छा हो, वहां ही उद्योग बनाया जाता है। तो ये कह रहा है कि दूर स्थापित किया जाता है, जो कि गलत है। औद्योगिकरण से शहरीकरण को बढ़ावा मिलता है, ये भी सही है। जहाँ पे औद्योगिकरण होता है वहाँ शहरी
शहरीकरण जो है ये बढ़ जाता है। तो इसमें सही कहेगा तो 1 और 3 कथन जो है सत्य है, ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, 40 नंबर हो जाएगा, वे उद्योग जो उपभोक्ताओं द्वारा सीधे उपयोग के लिए वस्तुओं का उत्पादन करते हैं वह कहलाते हैं। क्वेश्चन ये है कि वह उद्योग जो उपभोक्ताओं द्वारा सीधे उपयोग के लिए वस्तु के उत्पादन करते हैं तो उसे कहते हैं उपभोक्ता उद्योग। जो उपभोक्ता के लिए उत्पादन करते हैं तो उसे कहते हैं उपभोक्ता उद्योग। आगे हम लोग बढ़ेंगे, 41 नंबर हो जाएगा, विनिर्माण उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है उसे चयन करना है। किसके बारे में? तो विनिर्माण उद्योग के बारे में। तो देखते हैं, कृषि आधारित उद्योग क्या होता है? कच्चे माल के रूप में खनिज अयस्क का प्रयोग, जो कि गलत है। कृषि आधारित उद्योग में क्या होता है? तो कृषि से उत्पादन जो पदार्थ है उसे के कच्चे माल का प्रयोग जो होता है उसे कहते हैं कृषि आधारित उद्योग। तो ये जो है गलत है। समुद्र आधारित उद्योग में क्या होता है? तो कच्चे माल के रूप में वनों से प्राप्त उद्योग। तो ये गलत है, वनों से प्राप्त नहीं, कच्चे माल के रूप में समुद्र से उत्पादन पदार्थ जो है उसका उत्पाद होता है, तब ये सही होगा, ये गलत हो गया। वन आधारित उद्योग कहेगा तो कच्चे माल के रूप में वन उत्पादों का उपयोग करके उत्पादन करना, और ये सही है, और इसमें सही छांटना था तो ऑप्शन हो जाएगा सी। खनिज आधारित उद्योग कहेगा तो कच्चे माल के रूप में केवल पशु उत्पाद का, यहाँ पे ये गलत है। खनिज आधारित उद्योग में क्या होगा? तो अयस्क जो उत्पादित होता है खनिज से उसका उत्पादन करके उपयोग होता है, तो इसमें सही छांटना था, तो इसमें सही केवल हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे हम लोग बढ़ते हैं, 42 नंबर हो जाएगा, निम्न कथनों पर विचार करें और इसमें से हम लोग का असत्य कथन चयन करना है। इसमें से कौन सा कथन जो है असत्य है उसे चयन करना है। तो देख लेते हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत जो 2014 में की गई थी, और ये जो है गलत है, क्योंकि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की जो शुरुआत हुआ था ये हुआ था 2015 में। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत कब हुआ था? तो 2015 में हुआ था। दूसरा देखेंगे, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का उद्देश्य 2015 से 2020 तक 10 करोड़ भारतीय युवाओं को प्रशिक्षित करना था, और ये भी गलत है। इसमें गलत कहाँ पे है? तो देख लेते हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का जो उद्देश्य था ये 2016 से, यहाँ पे 2015 का स्थान पे 2016 होगा, 2016 से 2020 तक 10 करोड़ नहीं होगा, यहाँ पे 1 करोड़ भारतीय युवाओं को प्रशिक्षित करना था। 2016 से 2020 तक 1 करोड़ भारतीय युवाओं को प्रशिक्षित करना इसका लक्ष्य था। तो इसमें दोनों कथन गलत है, तो गलत ही चुनना था, तो इसमें दोनों क्या है? तो दोनों गलत है। आगे बढ़ते हैं, 43 नंबर हो जाएगा, निम्न कथनों पर विचार करें और इसमें से कौन सा सही है उसे देखना है। जो लोग किसी देश को छोड़ते हैं अप्रवासी कहलाते हैं, और ये कथन जो है गलत है। जो लोग किसी देश में आते हैं उसे अप्रवासी कहते हैं, न कि छोड़ते हैं। दूसरा हो जाएगा, अप्रवास व अप्रवास एवं उत्प्रवास से जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये भी गलत है। अप्रवास एवं उत्प्रवास से जनसंख्या में कहीं कहीं कमी देखी गई है। अप्रवास के मतलब वो होता है जो किसी व्यक्ति देश में आते हैं, और उत्प्रवास के मतलब वो होता है जो किसी व्यक्ति देश को छोड़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जितना आदमी आए उतना ही आदमी छोड़े, कहीं कहीं कम बेसी भी होता है, इसलिए ये दोनों परिवर्तन कर रहा है कि नहीं होता है, तो ये जो नहीं है ये परिवर्तन होता है। तो इसमें दोनों गलत है, तो ना तो इसमें एक सही है और ना ही दो। आगे देखेंगे, 44 नंबर हो जाएगा, निम्न कथन पर विचार करना है और इसमें से सही कथन का चयन करना है। पहला हम लोग देखेंगे, जनसंख्या पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की संख्या भी बताता है, ये कथन जो है सत्य है। जनसंख्या पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की जनसंख्या भी बताता है, और ये कथन जो है सत्य है। दूसरा हो जाएगा, कार्यरत आयु वर्ग 15 से लेकर 60 वर्ष के लोगों को दर्शाता है, और ये जो है गलत है। क्यों गलत है? तो कार्यरत आयु वर्ग जो है 15 से लेकर 65 वर्ष के लोगों को दर्शाता है। तो इसमें सही केवल एक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। 45 देखेंगे, जनसंख्या के अंतर्गत प्राकृतिक वृद्धि दर से क्या अभिप्राय है?
यानी जनसंख्या के अंतर्गत जो प्राकृतिक वृद्धि दर है इसका अभिप्राय क्या है? तो इसका अभिप्राय हो जाएगा किसी देश में जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर। किसी देश में जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर हो जाएगा प्राकृतिक वृद्धि दर के जनसंख्या के बारे में। 46 है, टिस्को की शुरुआत कब की गई थी? टिस्को की शुरुआत कब हुआ था? तो 1907 में। आगे देखेंगे 47 हो जाएगा, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन जो है गलत है उसे इसमें चयन करना है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में निम्नलिखित कथन का चयन करना है और इसमें से हम लोग को गलत कथन जो है उसे छांटना है। तो देखते हैं, स्थलाकृति, जलवायु, मिट्टी और जल जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं और ये जो कथन है सत्य है। स्थलाकृति, जलवायु, मिट्टी और जल जनसंख्या के मिट्टी और जल जो है ये जनसंख्या के वितरण को क्या करता है? तो प्रभावित करता है और ये सत्य है। दूसरा देखेंगे, तीव्र ढलान वाले क्षेत्र मैदानी क्षेत्रों की तुलना में जनसंख्या बसाव के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं और ये गलत है। तीव्र ढलान वाले क्षेत्र मैदानी क्षेत्र की तुलना में जनसंख्या बसाव के लिए अधिक उपयुक्त नहीं होते हैं, बल्कि जो समतल क्षेत्र है, समतल क्षेत्र और थोड़ा मोड़ा तीव्र ढलान यानी ज़्यादा नहीं बहुत कम तीव्र ढलान पे आदमी रहना पसंद करते हैं। आगे देखेंगे, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं और ये जो है सत्य है। सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक भी जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। तो इसमें असत्य चयन करना था तो असत्य केवल इसमें 2 है, ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें 48 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या पिरामिड एक स्थिर जनसंख्या को दर्शाता है? और निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या पिरामिड जो है एक स्थिर जनसंख्या को दर्शाता है? आपको बताना है कि कौन सा ऐसा पिरामिड है जो कि स्थिर जनसंख्या को दर्शाता है। तो ये हो जाएगा, एक ऐसा पिरामिड जिसका आधार चौड़ा हो और आकार आयताकार हो। एक ऐसा पिरामिड जिसका आधार चौड़ा हो और आकार क्या हो? तो आयताकार हो, वो जनसंख्या पिरामिड एक स्थिर जनसंख्या को दर्शाता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, 49 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कह रहा है कि प्रवासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखते हैं और उपयुक्त में से इसमें से सही कथन का चयन करना है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सही है। तो पहला हो जाएगा, भोजन, आश्रय और रोजगार की कमी के कारण लोग किसी क्षेत्र से बाहर जा सकते हैं और ये जो कथन जो है सत्य है। भोजन, आश्रय यानी कि ठहराव और रोजगार की कमी के कारण जो लोग हैं अपना क्षेत्र छोड़कर बाहर जाते हैं, ये सही है। आगे देखेंगे, बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाएं लोगों को प्रवासन के लिए विवश कर सकती है, तो ये भी सत्य है। तीसरा है, बेहतर रोजगार के अवसर प्रवासन को कभी प्रभावित नहीं करते हैं, जो कि गलत है। बेहतर रोजगार जो है प्रवासन को प्रभावित करते हैं। लोग जहाँ पे बेहतर रोजगार मिलता है वहाँ पे चल ही जाते हैं अपना घर द्वार छोड़ के। तो इसमें तीसरा कथन गलत है, 1 और 2 जो है सत्य है, ऑप्शन हो जाएगा ए। 50 नंबर हो जाएगा, जिस तरह से लोग पृथ्वी की सतह पर फैले हुए हैं उसे इस रूप में जाना जाता है। जिस तरह से लोग जो है पृथ्वी की सतह पर फैले हुए हैं उसे इस रूप में जाना जाता है। तो उसे किस रूप में जाना जाता है आपको बताना है, उसको कौन सा रूप बोलेंगे? तो उसे बोला जाता है जनसंख्या वितरण, ऑप्शन हो जाएगा बी। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।